नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। पिछले 3.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। लेकिन अमेरिका लंबे समय से चाह रहा है कि इस युद्ध का अंत हो। लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है? अमेरिका चाहता है इस युद्ध का अंत उसकी शर्तों पर हो, जैसा वो चाहता है। लेकिन आप सभी जानते हैं पुतिन साहब कहाँ मानने वाले? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की। वो चाहते हैं कि युद्ध उनकी शर्तों पर बंद हो। अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया को अपने आप का माई बाप मानता है, तो उसने कई सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की रूस पर, लेकिन रूस एक ना माना। लगातार रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और वो चाहता है कि जो उसकी शर्तें हैं वो पूरी हो, यानी पुतिन साहब चाहते हैं जो उनकी शर्तें हैं वो पूरी हो। अब ऐसे में जो पिछले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए रूस पर, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसके बाद नए राष्ट्रपति आए अमेरिका के, ट्रंप साहब। अब ट्रंप साहब के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो क्या कर दें, किस समय क्या कर दें, किसके फेवर में बोल दें, कब किसका साथ छोड़ दें, ये किसी को नहीं पता है। तो जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उस समय उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से इस तरीके से बात करी जैसे ठंडा बर्फ होता है, इस प्रकार से बात करी, बहुत कूल होकर बात करी कि हम चाहते हैं इस युद्ध का अंत हो और आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी एक दो बार धमकाने की कोशिश करी। लेकिन पता नहीं एकदम एकाएक क्या हुआ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, वो उनमें 180 का फेस शिफ्ट हो गया और वो एक आग के गोले की तरह बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति से। यानी कई बार उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को धमकी दी कि हम आप पर और सैंक्शंस लगा देंगे। अभी कुछ दिन पहले तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो युद्ध का अंत नहीं हो रहा है उसमें एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं पुतिन। यानी कि अगर ये युद्ध रोकना है तो हमें शायद मिलिट्री एक्शंस भी लेना पड़े। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले पुतिन और उनके जो टीम है उन्होंने कहा था, रिवर्ट भी किया था कि अमेरिका ऐसा सोचे भी ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है? इतना आसान नहीं है भाई। कर सकता है क्योंकि अमेरिका देखिए पावर है बहुत बड़ी, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस प्रकार से अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि लगभग 10,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के फाइटर जेट आते हैं और ईरान में हमला करके चले जाते हैं 10,500 किलोमीटर। तो क्या इस प्रकार से रूस पे भी हमला किया जा सकता है? वो बहुत मुश्किल है क्योंकि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है, S-500 है, वो बहुत खतरनाक है। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा, जो S-400 हमने रूस से लिया था उसने कितना जबरदस्त काम किया। अगर वो ना होता तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती। तो अमेरिका के लिए रूस पर हमला करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से एक सुगबुगाहट चल रही है और उसकी अब सैटेलाइट इमेज भी आ गई है। सैटेलाइट इमेज में यह पाया गया कि हिंद महासागर के अंदर अमेरिका लंबे समय से, लगभग 3 से 3.5 महीने पहले से कुछ तैयारी कर रहा है। अगर मैं इजराइल ईरान के युद्ध की बात करूं तो इस युद्ध की ये युद्ध हुआ लगभग 14 जून के आसपास हुआ, लेकिन उससे भी 2-2.5 पहले महीने की शुरू से ही तैयारी कर रहा है अमेरिका। एक्चुअली है क्या दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर एक आइलैंड है, यहां पर आपको स्टार दिख रहा होगा, ये एक हिंद महासागर के अंदर एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। ये जो आइलैंड है ये पूरा का पूरा अमेरिका का एयर बेस है, यानी कि यहां से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भरकर ईरान पे भी हमला कर सकते हैं और यहीं से ही अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भरकर मॉस्को यानी कि रशिया पर भी हमला कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, डियागो गार्सिया से ईरान की जो दूरी है वो 4,500 किलोमीटर है। अगर एक फाइटर जेट 2,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है तो लगभग 2 से सवा 2 घंटे में वो ईरान पे हमला कर सकता है। और अगर यहीं से एक फाइटर जेट उड़ान भरता है तो उसको मॉस्को तक पहुंचने में 3.5 घंटे के आसपास समय लगेगा, यानी 3.5 घंटे में वो मॉस्को पर हमला कर देगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रूस का बहुत स्ट्रॉन्ग है ईरान के रेस्पेक्ट में। अब लगातार जो अपने यहां पर जो फाइटर जेट्स की संख्या, जो डियागो गार्सिया द्वीप है वहां पर अमेरिका जो अपने फाइटर जेट की संख्या क्यों बढ़ा रहा है? तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ईरान पर हमला करने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ईरान को घेरने के लिए उसके पास बहुत सारे एयर बेस हैं, जैसे कि कतर में भी एयर बेस है, बहरीन में भी एयर बेस है, यूएई के अंदर भी उसका एयर बेस है और इजराइल तो है ही। तो ईरान को कवर अप करने के लिए उसको डियागो गार्सिया की कोई आवश्यकता नहीं है। डियागो गार्सिया के माध्यम से वो पूरे के पूरे एशिया वाले पार्ट को पे निगाह रखने की कोशिश करता है, यानी कि यहां से हमला किया जा सकता है
किसके ऊपर दोस्तों? बड़े आराम से मॉस्को के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉस्को का यानी रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से एक डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा अमेरिका डिएगो गार्सिया से रशिया पर। लेकिन हां, कुछ समय से कुछ पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको अगर हम जोड़ के देखने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि भाई ये तो रूस पर हमले की लंबे समय से तैयारी हो रही है। अब समझिएगा वो कैसे हो रही है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया जिसमें बताया गया है कि डिएगो गार्सिया जो कि हिंद महासागर के अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर अमेरिका लगातार अपने विमानों की जो फाइटर जेट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा रहा है। जो सैटेलाइट इमेज आई है उस सैटेलाइट इमेज से पाया गया कि जो B-52 जो फाइटर जेट है जो एक बार में लगभग 15,000 किलोमीटर की उड़ान भर के हमला कर सकता है, उसकी संख्या यहां पर 4 है। F-15 की संख्या यहां पर 6 है डिएगो गार्सिया आइलैंड पर, और KC-135 जो हवा में फाइटर जेट में को रिफ्यूल कर देता है उसकी संख्या 6 है। बाकी शेल्टर्स के अंदर जो हैंगर्स है उनके अंदर जो फाइटर जेट्स हैं उनकी संख्या पता नहीं लगी, क्योंकि भाई सैटेलाइट इमेज से थोड़ी पता लगता है हैंगर के अंदर, यहां पर जो हैंगर्स है जो शेल्टर्स हैं उनके अंदर कितने फाइटर जेट है। तो ये मोटा मोटा कहा जा रहा है कि लगभग 40 से 45 के आसपास फाइटर जेट्स की यहां पर संख्या है। अब कौन कौन से हैं जो इमेज में दिखे हैं वो तो यही है, B-52, F-15 और KC-135। अब यहां से अगर हवा में उड़ान भर के बड़े आराम से रूस पर हमला करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसको दोस्तों? अमेरिका को। लेकिन मैंने क्या कहा कि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400, S-500, इसके अलावा और भी। अब एक बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इस पे गौर कीजिएगा और आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। आप सभी जानते हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम या भारत की जो रडार टेक्नोलॉजी है वो हूबहू काफी हद तक मैच करती है किसके साथ? रूस के साथ। क्योंकि रूस ने भारत को मदद की है भारत के रडार सिस्टम को डेवलप करने में, एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में। आप सभी जानते हैं S-400 रूस ने भारत को दिया। तो अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके, भारत के रडार सिस्टम को चकमा दिया जा सके, तो डेफिनेटली रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को, रूस के रडार सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है। अब कैसे? देखिए, आप यहां पर जो रडार सिस्टम है देख सकते हैं, जैसे अर्ली वार्निंग रडार है, 3D सर्विलेंस रडार है, एयर डिफेंस रडार है, फायर कंट्रोल रडार है, मल्टी फंक्शन रडार है। ये जितनी भी रडार सिस्टम है, अगर मैं भारत की बात करूं और रूस की बात करूं तो बस नाम अलग है, अदरवाइज सेम है। क्यों? क्योंकि रूस का जो रडार सिस्टम है, रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वही टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल करता है, क्योंकि रूस लंबे समय से भारत को टेक्नोलॉजी देता हुआ है। आप सभी जानते हैं जैसे रूस ने भारत को ना कई सारे रडार सिस्टम बनाने में मदद की है, जैसे कि आकाश मिसाइल जो सिस्टम है वो, या फिर मैं पेंट असर जो S-1 है एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बात करूं तो बहुत सारे रडार सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम या फिर जो S-400 है उसको डायरेक्ट भारत को बेचा है। तो भारत की तो उसने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद की है। तो अगर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल हूबहू नजर आता है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का रडार सिस्टम और रूस का रडार सिस्टम सेम है। तो अगर भारत के रडार सिस्टम को चकमा दिया जा सके, भारत के एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सके, तो क्या रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दिया जा सकता? क्या रूस के रडार सिस्टम को चकमा नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता। और इसकी कोशिश अमेरिका ने कर दी है, वो करी थी आज से कुछ दिन पहले F-35 फाइटर जेट की बदौलत। यानी कि कोशिश की थी। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं ये तो बाय चांस भारत के अंदर आ गया है F-35, में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। अचानक नहीं जान के आया था ये। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक बेड़ा, जिसको हम कैरियर कहते हैं इंग्लिश में, वो अरब सागर के अंदर अभ्यास कर रहा था। यहां पर बहुत सारे F-35 फाइटर जेट थे। इसके ऊपर एक फाइटर जेट उड़ान भरता है और उड़ान भरने के बाद जैसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि कोई फाइटर जेट उसकी सीमा में आ रहा है, उसके एयर स्पेस में आ रहा है, तो तुरंत ही हमारे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने उसको वार्निंग दी कि आप कौन है। तो जैसे ही इसको डिटेक्ट कर लिया गया तब पायलट ने बताया, पहले नहीं बताया, इस पे गौर कीजिएगा, पहले नहीं बताया। उसने कहा, जब डिटेक्ट कर लिया तब उसने कहा कि जी मैं ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक फाइटर जेट हूं F-35, और मेरे जो प्लेन है इसमें क्या है, जो फाइटर जेट है इसमें फ्यूल खत्म हो गया है, और मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं आपके केरल के तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट है उस पर मैं लैंड कर सकूं। तो ठीक है, भारतीय ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा ठीक है, जो भारतीय अधिकारी उन्होंने कहा ठीक है, आप यहां पे लैंड कर सकते हैं। तुरंत ही यहां पर ये फाइटर जेट लैंड किया गया। लैंड करने के बाद जो था
कि भारतीय अधिकारियों ने इसको रिफ्यूल करा दिया। रिफ्यूल करने के बाद ये नहीं उड़ा। जब ये उड़ा नहीं तब पूछा गया कि भाई क्या दिक्कत है, तो इसने कहा कि जी हाइड्रोलिक प्रेशर के इसमें शायद कुछ इशू है। हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे जो भी ऑपरेशन होगा इस जेट का, वो इस हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू होगा। जैसे कि टायरों का ओपन होना, बंद होना, इसके अलावा ये वर्टिकली लैंड भी कर जाता है और टेक ऑफ भी करता है, जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर करता है, तो वो ऑपरेशन भी इसका फेल हो जाता है। तो कहा गया कि ठीक है भाई, हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो आप अपने टेक्निकल जो स्टाफ है उसको बुला के इसको ठीक करा लीजिए। अब 2-3 दिन तक उनकी टीम लगी रही, तब भी ये ठीक नहीं हुआ। इसके बाद नया जो आपका जो चालक है, जो इसका जो पायलट था, उसने क्या कहा कि जी मुझे दिक्कत ऐसी लग रही है कि इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का इशू नहीं है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसका नेविगेशन सिस्टम है और जो इंजन कोऑर्डिनेशन है वो मुझे मेरी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से नहीं उड़ रहा है। मतलब वो अपने स्टेटमेंट बदलता रहा। इवन इस फाइटर जेट के पास अपने हम भारतीय किसी भी अधिकारी को जाने ना दे कि ये कहे कि देखिए भैया टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस है। मैं आपको बता दूं, F-35 अमेरिका के द्वारा निर्मित, अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा निर्मित दुनिया का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस, यानी कि रडार को चकमा दे सकता है। समझ रहे हैं? रडार को चकमा दे सकता है, यानी कोशिश की गई थी भारत के रडार सिस्टम को चेक करने के लिए, कोशिश की गई थी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए। और अगर यहां पर भारत फेल होता है तो आपको कुछ नजरिया वहां पर कुछ और देखने को मिलता है कि जिस तरीके से डियागो गार्सिया में तैयारी की जा रही है। डियागो गार्सिया में कुछ लोग कहेंगे ईरान के लिए तैयारी की जा रही थी। अरे भाई, ईरान को कवर अप करने के लिए बहुत सारे एयरबेस है अमेरिका के पास, यहां से कुछ और, क्योंकि यहां से 3-4 देशों को टारगेट करता है अमेरिका। नंबर 1 भारत, नंबर 2 जो खाड़ी देश है वो, नंबर 3 चीन और नंबर 4 रूस। तो रूस को कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे बखड़ा खड़ा हो गया। जो F-35 है उसको पकड़ लिया गया, डिटेक्ट कर लिया गया, यानी कि ये समझ में आ गया अमेरिका को कि भाई भारत का अगर रडार सिस्टम, भारत का ये डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो रूस का कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है। और आप सभी जानते हैं, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि देखिए रूस हमसे बहुत आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि भारत ने इस फाइटर जेट को पकड़ा और हो सकता है कि भारत, जो अमेरिका एक प्लानिंग कर रहा था रूस पे अटैक करने की, उसको शायद कुछ अपने एक्शन को उसने पीछे कर लिया। यानी कि अमेरिका का तो कहना यही है, तो पहले बात करो, बात ना बने तो हमला करो। तो लंबे समय से रूस से बात करने की कोशिश की जाए तो ट्रंप साहब का तो आपको पता ही है कि ट्रंप साहब किस तरीके से काम करते हैं, पहले बात करते हैं, अगर नहीं मानते तो हमला कर देते हैं। हमने देखा भी है ईरान के अंदर और अलग अलग जगह पे किस तरीके से उनका बिहेवियर है। क्या अपनी बातों पे कब वो चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा दोस्तों आप देखते हैं ये लंबे समय से जो F-35 है फाइटर जेट, बारिश में भी, मानसून में भी खड़ा रहा। भारतीय लोगों, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि भाई बारिश है, मानसून का सीजन है इस समय, केरल के अंदर बारिश है पूरे भारत के अंदर, तो इसको हैंगर यानी कि शेल्टर में खड़ा कर दो। तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ था, पता लगा कि इसकी टेक्नोलॉजी ना चुरा ली जाए। मतलब ये वास्तव में आया ही था भारत के रडार सिस्टम को, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए। अब जो डियागो गार्सिया है वहां पर कई सारे फाइटर जेट्स को खड़ा किया गया है, और ये फाइटर जेट्स अगर 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और मास्को तक जाते हैं तो रिफ्यूल की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में देखिए KC-135 जो फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कराता है, इनकी संख्या 6 है, इनकी संख्या दोस्तों 6। अगर ईरान से हमला हो, ईरान पे हमला करने के लिए ऐसा किया जाता तो 2 ही विमान सफिशिएंट थे, 2 ही बहुत थे, लेकिन यहां पर 6 तो सैटेलाइट इमेज से दिखाई दे गए हैं, बाकी हैंगर के अंदर, शेल्टर के अंदर कितने खड़े नहीं पता। तो मोटा मोटा ये तो क्लियर हो रहा है कि रूस पर कुछ ना कुछ हमले की अमेरिका कुछ प्लानिंग कर रहा था या प्लानिंग कर रहा है। क्यों कर रहा था मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद जो भारत ने F-35 ब्रिटिश रॉयल नेवी का पकड़ा है, जिसकी बदौलत जो इनकी कोशिश थी कि भारत के रडार सिस्टम को चकमा देके ये चेक कर लिया जाए कि क्या हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को, रूस के रडार को चकमा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये कोशिश नाकाम हो गई है, यानी कि जो बात बन के बात पहले बात करो, नहीं बननी थी तो हमला कर सकते थे रूस पर। वो जो सपने देखे थे अमेरिका ने वो शायद धराशायी रह गए हैं। हो सकता है आपको देखिए कुछ दिन के अंदर इस पर भी कुछ स्टेटमेंट आना शुरू हो जाए कि जो एक कोशिश की गई थी उसका वो आने वाले समय में हमें क्लियर हो जाए। अब देखेंगे दोस्तों, हमें ये क्लियर है कि जैसे अभी F-35 जो खड़ा है तिरुवनंतपुरम के अंदर, तो उसका एनालिसिस करने के लिए रूस से भी टीम आ चुकी है। यानी कि ये बात भारत को भी पता है, ये बात रूस को भी पता है कि मामला कुछ और था।
तो दोनों देश मिलके अब कोशिश कर रहे हैं F-35 को एनालिसिस करने में कि वास्तव में आया क्यों था। मतलब ये भारत के रडार सिस्टम को चेक करने के लिए आया था, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने आया था, मतलब ये रूस को चेक करने आया था। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026। अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक के माध्यम से आप आगे बढ़िए और वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहाँ पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड वर्जन भी आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक। इसका शानदार फीचर है 1-to-1 मेंटरशिप्स, यानी कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जब आप एग्जाम के टाइम या इस जर्नी में आप डीमोटिवेटेड होंगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प भी करेगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल कीजिए, सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको छूट मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, यहां से आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।